धामी की पूरी चाबी, धामी सरकार का पूरा कंट्रोल जो खनन माफिया हैं, जो पूरा जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके हाथों में उनका पूरा रिमोट है। वो जैसा चाहते हैं वैसे नीतियां बनाने। सर, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पे कि रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं माफिया, और वो सबूत नहीं है, ऐसी बस बयानबाजी नहीं, पूरे खनन के पट्टे देख लीजिए, जिस ढंग से पूरा खनन हो रहा है, जो नौकरियों का आप देख लीजिए, जिनके खिलाफ आरोप हैं, वो सारी जमानत पे आ गए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय जितनी भी सरकारें रही हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार धामी सरकार है? बिल्कुल खुलेआम, पूरा ये तो खुलेआम हो रहा है ना। तो पहले जो दबा छुपा था, तो खुलेआम हो रहा है कि पैसा दो, जो चाहे वो करवा लो। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे पास मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी परिवार धामी जी। रामनगर के क्षेत्र में जब ये आंदोलन चरम पर था, उस समय इनके ओजस्वी भाषणों से युवाओं में एक नई चेतना जागी थी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुझे जानना है कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो आपने ये आया कि भैया मेरे को भी अब ये कम करना है, तो बस में नेता बनना था या आंदोलनकारी स्फूर्त योजना थी? नहीं, वो तो पूरा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, और जो उस समय घटनाक्रम था उससे पूरा उत्तराखंड आहत था। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने जो निर्णय लिया था शैक्षणिक, उसमें 27% आरक्षण लागू करने की बात की थी, वो उत्तराखंड में थी नहीं। क्योंकि वहाँ पर उनकी जनसंख्या मात्र 2% थी, और वो भी केवल तराई में की अंतर्गत थी। तो उससे हमारे अधिकांश जो लोग थे, बच्चे थे, वो प्रवेश रहने से वंचित रहे, सीटें खाली थी। और उत्तराखंड की क्योंकि लगातार उपेक्षा हो रही थी प्रवेश की, तो वो भी आक्रोश था। तो वो जो आक्रोश था वो पूरा जो, क्योंकि अभिभावक उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसके कारण अभिभावक जब इन्वॉल्व था तो उनके बच्चे सब इन्वॉल्व हो गए, सारे जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व हो गए। तो वो बहुत बड़ा आंदोलन वो बन गया, क्योंकि वो लगातार जो उपेक्षा हो रही थी उसमें एक बहुत बड़ा कारण था। तो उस समय लोग स्वतः स्फूर्त रूप से वहाँ पर। सर, ये 27% आरक्षण के विरोध में जो आंदोलन था, ये राज्य प्राप्ति के आंदोलन में कैसे तब्दील हो गया? नहीं, उत्तराखंड राज्य की मांग तो लगातार हो रही थी, लेकिन जब बच्चों की जब भविष्य का मामला हो और सरकार सुन नहीं रही हो, तो उससे लोगों ने लगातार आंदोलन करा। सरकार सुन नहीं रही थी। लोग मांग कर रहे थे कि जो उनकी जो 2% है उनको 100% आरक्षण दिया जाए, लेकिन हमारे साथ अन्याय न हो। इसलिए लोगों ने ये मांग भी प्रमुखता से थी कि उत्तराखंड को 27% आरक्षण की परिधि में लिया जाए, पूरी उत्तराखंड को। तो लेकिन सरकार ने सुनी नहीं, और वो पूरे राज्य आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक धड़ा बिल्कुल वो राज्य के खिलाफ था। लेकिन क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था, तो लोगों ने फिर वो पूरा आंदोलन राज्य के हुए। उत्तराखंड बनने के बाद अब 22 साल हो गए, लगता है आपको कि आपके सपना उत्तराखंड बन पाया? नहीं, उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद, क्योंकि जब राज्य की घोषणा हो रही थी और 9 नवंबर को, और हम लोग सब देहरादून में थे, हम लोग खबरदार कर रहे थे, खबरदार होते हैं, क्योंकि जो तत्कालीन जो सरकारें थी केंद्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उसका जो रवैया था वो राज्य के पक्ष में कभी भी उस राज्य की अवधारणा के खिलाफ थी। और इसीलिए क्योंकि उस समय जो राज्य निर्माण आंदोलन चल रहा था, लोगों का स्पष्ट मानना था कि उत्तराखंड की राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी थी, हमको अधिकार संपन्न सचिवालय चाहिए। लेकिन जो तत्कालीन केंद्र की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी की, भाजपा की सरकार, उसने बहुत चालाकी से अस्थायी राजधानी देहरादून बना दी, और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट नैनीताल लिया है। हमने कहा था कि गैरसैंण के अंदर ही स्थायी राजधानी होनी चाहिए, वहीं पर हाई कोर्ट होना चाहिए। और जब तक राज्य हमारी, क्योंकि परसम का बंटवारा नहीं हो पाया था, आज भी नहीं हो पाया 22 साल के बाद, जो हमारा हक था उत्तराखंड का, जो वो आज भी हमको नहीं मिल पाया। तो क्योंकि हमारे वहाँ पर उत्तराखंड का सचिवालय था, वहाँ पर देहरादून में पर्वतीय विकास मंत्रालय था। हम लोगों का कहते कि तब तक वहीं से हमारा, जब तक हमारा पूरा हमको अधिकार नहीं मिल रहा था, हमारी सारी फैसले वहीं से पर्वतीय मंत्रालय जो था वहाँ से हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पर सरकार थी नहीं, उत्तराखंड के अंदर तमाम जो उस समय, क्योंकि जो मनोनीत जो सरकार थी, जो MLCओं को, विधायकों को सीधे उन्होंने मंत्री और वो बना दिया। तो क्योंकि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जनता उसके बाद उन्हीं के, जिनके खिलाफ आंदोलन था, उन्हीं के पक्ष में चली गई। और आज यही कारण है कि इस कांग्रेस के खिलाफ उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन किया, जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे थे, जो उसको अराजक आंदोलन, देशद्रोही आंदोलन बता रहे थे, उन्होंने ही उस आंदोलन को वहाँ पर उसी के साथ खड़े हो गए, और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आज भी हमारा देखो परिसीमन का सवाल है, हमारा जो हमने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर परिसीमन भौगोलिक आधार पर होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं मानी गई। हमने कहा राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, वो नहीं की, वो हमने कहा हमारा जो परसम जो हमारा अधिकार है, जो उत्तराखंड के अंदर आज भी जितने भी
बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जितने भी हमारे जलाशय हैं, चाहे नानक मत्ता में हो, चाहे गुलरबोज में हो, गंगा पे हो, इन सारी चीज़ों पर आज भी टिहरी बांध हो, तो उत्तर प्रदेश का कब्जा है। तो उसमें हमको कोई अधिकार ही नहीं मिलता है। तो हमारी अधिकांश जो संपत्तियाँ हैं वो आज भी उन पर हमको नहीं मिला है। और धामी सरकार ने दबाव में आज जो गंगा का जो पानी है उसको हमको कहना पड़ता है वहाँ पर उत्तर प्रदेश को कि वो पानी नहर में छोड़ दीजिए। तो ये दुर्भाग्य रहा कि हमारी जो जितने भी जो सरकारें आई, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कांग्रेस, उन सब उत्तराखंड के सरोकारों से, उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के सपनों से कोई मतलब नहीं रहा। और आज सर मुझे चीज और पूछनी थी कि जो ये उत्तराखंड बना और अब तक जितने भी ये सरकारें आई हैं, सबसे कम भ्रष्टाचारी सरकार कौन सी रही? नहीं देखो, जो इन सरकारों में, क्योंकि भ्रष्टाचार तो जो भी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, क्योंकि उत्तराखंड में जब उत्तर प्रदेश में थे तो व्यापक भ्रष्टाचार था। और उसने कहा भी है कि तब उत्तर प्रदेश में जब 2000 में हम अलग हुए उस समय वहाँ पर 20% विभागों में भ्रष्टाचार था। तो उत्तराखंड में जब बनाया था, क्योंकि एक भ्रष्टाचार प्रमुख सवाल था, क्योंकि यहाँ पर आते आते पैसा वो सारा खा देते विकास। उसने कहा कि विकास आज 20% से पता नहीं कहाँ तक चले गया। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ पर, लेकिन जितनी लूट ये इन सरकारों में हुई है, खास करके हरीश रावत की सरकार रही हो, विजय भगवान की सरकार रही हो, कुछ टाइम की रही हो, तो खंडूड़ी जी की सरकार में ये जरूर था कि वहाँ पर माफियाओं की, जो अपराधियों की, प्रॉपर्टी डीलरों की इतनी सहज मतलब उनके पास पहुँच नहीं थी। मतलब उनका था भ्रष्टाचार, उनके टाइम पे भी था, जो सारंगी या तमाम इन लोगों के नाम आए जो सीधे पैसे लेते थे, लेकिन इतनी लूट नहीं थी। यहाँ तो लूट हो रही है। धामी की सरकार में आप देख रहे हैं कि सारी नौकरियों की बोली लग गई, विधानसभा में सारी भर्तियां हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये इतनी लूट, खुलेआम जो लूट हुई है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि खंडूड़ी जी की सरकार के बाद ये जितनी भी सरकारें आई वो पूरी तरह माफिया, प्रॉपर्टी डीलर वो निर्देश देते हैं, ये लागू करते हैं। अच्छा, मुझे जब ये शुरुआत हुई हमारे उत्तराखंड बनने की, तो जिस तरह से एक प्रकार से मनोनीत सरकार बनाई, अगर उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता तो ज्यादा फायदे में होते हम। नहीं, फायदा नुकसान कुछ नहीं, केंद्र सरकार में भी कुछ नहीं होता। बात यह है कि जो जनता का, आज भी हम कहना चाहते हैं कि जनता का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो हो नहीं रहा है। और जनता, क्योंकि राजनीति में जब जनता की बात आती है तो वो राजनीति ही सारे फैसले लेती है, क्या कानून बनना है, कैसा नियम बनना है, क्या होना है। लेकिन जनता का राजनीति से जुड़ाव और सही निर्णय न लेना, तो उसका खामियाजा पूरा उत्तराखंड भोग रहा है कि आज जिनके खिलाफ जनता बोलती है वो सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आ जाए। तो सर जैसे आपने कहा कि जो धामी सरकार है इस समय माफिया, प्रॉपर्टी डीलर उनको चला रहे हैं, तो क्या ये भाजपा हाईकमान को नहीं दिखाई दे रहा होगा? नहीं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? उन्होंने इसीलिए उनको रखा है। भाजपा तो पूरा, जहाँ पर भी पूरे प्रदेश में जहाँ भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पर कर्नाटक के अंदर भी पूरा जो चल रहा है कि 40% उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि 40% भ्रष्टाचार है हर जगह पर। आप देख लीजिए। तो जैसे आप ये बोल रहे हैं कि धामी सरकार को चला रहे हैं, तो जनता सड़कों में क्यों नहीं है? जनता क्यों नहीं अभी भी सड़कों पे नहीं आ रही है, अगर ऐसा है तो? नहीं, जनता को तो उन्होंने धर्म की अफीम पिला दी है और हिंदू मुसलमान में बांट दिया है। जनता पूरी वहीं तक केंद्रित हो गई है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे आज उसकी सारी संपत्तियां लूटी जा रही है, सारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, ठेके पे नियुक्तियां हो रही हैं, सरकारी विभागों में नौकरियां नहीं निकल पा रही हैं। तो जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, जो हमारे अभिभावकों के द्वारा पूरी पूंजी लगा करके अपने बच्चों को प्राइवेट उसमें भी पढ़ाया जा रहा है, उनके पास भी नौकरियां नहीं है। और उसके बावजूद भी ये बड़ा गंभीर सवाल है कि उसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। वो इसलिए पड़ रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान के नाम सबसे बढ़िया है। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करो, जाति के आधार पर राजनीति करो, और यही पूरे देश के अंदर हो रहा है। कोई धर्म के नाम पर खेल रहा है, कोई जाति के नाम पर खेल रहा है। जो जनता के सवाल है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रोजगार है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो कहाँ पर है? आज जनता के पास कुछ नहीं है, ना रोजगार है, महंगाई से पीड़ित है, हॉस्पिटल में जा रहा है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट में जाता है इतना पैसा, आयुष्मान कार्ड जो बने हैं और जो ये गोल्डन कार्ड है इनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग दर दर भटक रहे हैं, एक अस्पताल में एक बीमारी का इलाज है तो दूसरी में जगह दूसरी का इलाज है। सर यूकेडी का रोल क्या है? यूकेडी को बहुत माना जाता था और यूकेडी कहाँ फेल हो गई? नहीं, यूकेडी बेहतरी रूप से कहीं खड़ी नहीं होती और यही कारण है कि उत्तराखंड जो उत्तराखंड क्रांति दल है, क्योंकि वो लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि राज्य बनने की निर्माण में उसका एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब पहला चुनाव हुआ तो वो अधिक उनके 4 विधायक उनके आए, उनके कम से कम 10-12 लोग दूसरे नंबर पे थे, लेकिन उन्होंने
जो अपने निहित स्वार्थों के लिए वो सरकारों के नज़दीक गए, सरकारों के साथ जो सांठगांठ रही, उनकी जो भागीदारी रही, और जो उनके अपने असल सवाल थे, जो उनको मुख्य विपक्ष की भूमिका अपनानी चाहिए थी, वहाँ पर उत्तराखंड के क्रांति दल के विधायकों को, वो उस आवाज़ को उठा नहीं पाए। चाहे गैरसैंण राजधानी का सवाल हो, और संपत्ति का सवाल हो, परसीवन का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, इन तमाम जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो उत्तराखंड के जो सवाल थे, उन सवालों पर वो मुकर होकर के वो उठा नहीं पाए। यही कारण रहा कि वो आज हाशिए पे चले गए हैं और लोग गंभीरता से नहीं गए। सर, एक सवाल पूछूंगा, क्या वास्तव में जो उत्तराखंड की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र का बलि देकर मैदानी क्षेत्रों का विकास किया गया है? ऐसा लगता है आपको पर्वतीय क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया गया? नहीं, पर्वतीय क्षेत्रों को तो लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, और आज आप देख लीजिए कि वहाँ से पलायन लगातार बढ़ रहा है। स्कूल, जो हमारे स्कूल है वो बंद हो रहे हैं। स्वास्थ्य तो नीचे ही भी नहीं है, प्लेन्स में भी नहीं है, तो पहाड़ों की तो हालत बहुत खराब है। तो आज जो पलायन हो रहा है, जो पहले उत्तर प्रदेश के टाइम पे पलायन होता था, वो रोजगार के लिए होता था कि लोग अपने रोजगार के लिए बाहर आते थे, बाकी लोग फैमिली उनकी वहीं पर रहती थी, गांव में रहती थी, या आर्मी में कोई भर्ती हो जाता उसका परिवार वहीं रहता था। लेकिन आज यदि कोई टीचर वहाँ भी नौकरी कर रहा है, या कोई दूसरा कर्मचारी नौकरी कर रहा है, या मजदूर या दुकानदार भी वहाँ है, तो उसके बच्चे यहाँ पर हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप, कोई भी अभिभावक शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो इसीलिए नीचे उतर। रोजगार की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग जो कमा भी रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, किसी को बीमार हो जाना है तो उसकी मजबूरी हो, इसलिए आज जो पलायन हो रहा है, पलायन का पहाड़ों में सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आज तो वहाँ पर पानी भी है, सड़कें भी काफ़ी बन गई है, उसके बावजूद लोग नहीं रह रहे हैं। बिजली आ गई, पानी आ गया, सड़क आ गई, लेकिन क्योंकि वहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अच्छा वहाँ पर स्कूल नहीं है, तो और स्कूल और जो स्वास्थ्य है, इसके साथ कोई भी अभिभावक, कोई भी माँ बाप, चाहे मजदूरी हो, वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा इलाज मिले, बीमार हो जाए, तो इस कारण से लगातार पलायन हो रहा है। एक सवाल और, अंकिता हत्याकांड की बात करें तो वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पा रहा है, क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा अंकिता को, या सिर्फ उसको टालम-टोली की करवाएगी और अपराधियों को बचा लिया जाएगा? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार जो धामी सरकार है, और जो योगी भाजपा का जो ट्रेंड है, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ नेता है, जो आरएसएस से जुड़ा है, वो उसकी भूमिका है, वो उस पर सीधे सीधे आरोप है, वो बंद है, उसी का रिजॉर्ट था, उसी का बेटा वहाँ पर मारने वाला था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो धामी सरकार है, ये पहले दिन से आरोप लग रहा है कि उनको बचा रही थी, और इसीलिए क्योंकि वो जो ट्रेंड है, जो योगी का जो ट्रेंड है, बुलडोजर चला दो और सबूत बता दो, तो वही उन्होंने यहाँ पर करा। यहाँ पर बजाय जहाँ पर सबूत जुटाने चाहिए थे, आज हम ये देख रहे हैं कि जो अभी ये जो इसके चौथी टुकड़े कर दिए, श्रद्धा, उसके लिए सबूतों के लिए जो वहाँ की जो पुलिस है, एसआईटी है, वो जगह जगह छापे मार रही है, तो मेहरौली के जंगलों में लगातार ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अंकिता भंडारी कांड में उन्होंने वो सबूत जहाँ पर थी, वो उस कमरे को ही ध्वस्त कर दिया, तो वो सबूत मिटा दिया, तो क्या होगा, आज बंद है, कल ट्रायल होगा, छूट जाएगा। देखिए, चूंकि आप वकील भी हैं, क्योंकि आप देखिए प्रभात ध्यान जी वकील भी हैं, तो लगता है कि अंकिता हत्याकांड सबूतों के आधार पे बाइजल बरी हो जाएंगे आरोपी? हाँ, यदि सबूत पुख्ता सबूत नहीं होंगे तो छूट जाएंगे। इन्होंने सबूत जुटाने की कोई रिमांड तक नहीं ली, उन्होंने रिमांड लेने में इलावाली करी। तो सबूत जब आप केस को पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। अभी हमने देखा छावला वाले केस में जो किरण नेगी का मामला था, जिनको निचली अदालत से, हाई कोर्ट से आजीवन कारावास हो गया था, केवल इस बेस पे कि पुलिस की जो कमियां रही टेक्निकल बेस से, वो वहाँ से उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। तो इसलिए जरूरी है कि साक्ष्यों की मजबूत साक्ष्य होने चाहिए, उसकी विवेचना सही ढंग से होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ये सरकार है, इसका कोई ध्यान नहीं है। ये चाहती है कि थोड़ी देर लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए है, बाद में वो छूट जाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार की जो एसआईटी गठित की गई है, उसकी मंशा यही है कि आरोपियों को बचा लिया जाए? आरोपी को बचाया, लोग तो डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई की जाँच होनी चाहिए, लेकिन नहीं करी। भाई और जगहों पर तुरंत सीबीआई की जांच कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये हमारा आरोप भी है, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ ये खुला है मोदी सरकार का, लूटो मैं हूँ यहाँ पर। वहाँ ना ईडी है, ना वहाँ सीबीआई है, उनके लिए कुछ नहीं है। और यही कारण है कि उत्तराखंड के अंदर आज इतने घोटाले हो रहे हैं, तमाम जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन वो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो ना तो यहाँ पर सीबीआई का कोई मतलब है, खुली लूट है, यहाँ पर ना ईडी का मतलब है। तो ये तो खुला ऊपर से छूट है कि भाई जहाँ हमारी सरकार है
उनकी भाजपा की सरकार है, आप जो चाहो करो। और बाकी जगहों के लिए ईडी है, जहाँ पर नहीं भी होता वहाँ पर ईडी का छापा कर देते, वहाँ पर सीबीआई का छापा कर देते। अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि कभी हमारे उत्तराखंड में गैरसैंण को वास्तव में घोषित कर दिया जाएगा पक्की राजधानी? नहीं, गैरसैंण तो बनेगी राजधानी, उससे अलावा कोई हल नहीं है। पर बनेगी कब, ये बना पाएंगे बीजेपी कांग्रेस वाले? बीजेपी देखो, बीजेपी ने तो कभी राज्य बनाने की बात करी, ना कांग्रेस ने कभी राज्य बनाने की बात की। वो तब उस लाइन पे आई जब जनता का दबाव हुआ, जनता का दबाव पड़ेगा, जनता का दबाव था तो बोगड़ा ने वहाँ पर कैबिनेट की बैठक करी, हरीश रावत ने वहाँ पर राजधानी बनाने की बात करी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए उन्होंने करा कि हम उसको विधानसभा बनाते हैं, भवन बनाते हैं। और धामी सरकार और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है उसने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करा। ये जनता का दबाव, वो नहीं चाहते हैं, वो न तो वहाँ सत्र आयोजित करना चाहते, न उनकी कोई मंशा है। उनकी मंशा तो वो केवल मैदानी क्षेत्रों के अंदर जहाँ उनको उनके अयासी के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो, नौकरशाहों के लिए करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो भी फैसले हो रहे हैं वो या तो जजों की सुविधा के अनुसार हो रहे हैं या नौकरशाहों की सुविधा के अनुसार हो रहे हैं। जनता के हिसाब से कोई फैसले नहीं हो रहे हैं। हाईकोर्ट शिफ्टिंग का भी जो मामला है ये जनता की डिमांड नहीं है, ये हमारे न्यायाधीशों की मांग थी और उसी के आधार पर कार्रवाई हुई। तो ये जो हाईकोर्ट आज हल्द्वानी आ गया है, क्या ये गैरसैंण शिफ्ट हो सकता है कभी भविष्य में? नहीं, गैरसैंण शिफ्ट हो सकता था, उसी समय हो सकता था और होना चाहिए। हमारी मांग है कि स्थायी राजधानी वही होनी चाहिए, हाईकोर्ट भी वही होना चाहिए। तो देखिए, लेकिन जो ये हाईकोर्ट राजधानी तो अस्थायी बनाई, इसलिए आज भी वो स्थायी राजधानी नहीं है उत्तराखंड में। लेकिन जो हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन स्थायी रूप से है, तो उसका नोटिफिकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र ने कहा कि वो स्थायी रूप से नैनीताल में रहेगी। लेकिन आज नैनीताल से भी वहाँ पे उसको शिफ्ट किया जा रहा है नैनीताल जनपद के अंतर्गत, और वो इसलिए किया जा रहा है कि न्यायाधीशों को सूट नहीं हो रहा है, लोगों को भी हो रहा है, लेकिन उनकी सुविधा को देखकर हो रहा है। और ये धामी सरकार का फैसला हम ये कह रहे हैं अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक ये इसलिए अलोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें जो हमारे चुने हुए विधायक हैं उनकी कोई राय नहीं ली, जनप्रतिनिधि की कोई राय नहीं ली, और नौकरशाहों और जजों के हिसाब से भी फैसले लिए जाएंगे। तो ये इस तरह के फैसले अलोकतांत्रिक ही कहलाएंगे, जनविरोधी। इस इंटरव्यू की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको संक्षिप्त बता दूं। पहली ये कि धामी सरकार प्रॉपर्टी डीलर और धन माफियाओं के दबाव में काम कर रही है, यानी कि रिमोट कंट्रोल की तरह वो काम करवा रहे हैं धामी सरकार से। दूसरा आरोप यह है कि ये जो सरकार है और हमारे जो माननीय जज और नौकर साहब उनके आधार पे काम हो रहे हैं, आम जनता के आधार पे काम नहीं हो रहे हैं। ये उत्तराखंड की दुविधा है। और पीछे सबसे बड़ी बात, राजधानी गैरसैंण कभी बन पाएगी ऐसा फिलहाल ये कहना नहीं हो पाएगा, लेकिन बनेगी जरूर। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप एक आंदोलनकारी को सुन रहे थे जिन्होंने रामनगर में रहकर इस आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। और पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो रामनगर वो पहला ऐसा केंद्र था जहां सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, और 2 अक्टूबर की रैली का आह्वान रामनगर से ही किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू में। उम्मीद करता हूं कि लंबा तो इंटरव्यू हो गया, लेकिन जरूर सुना होगा लोगों ने। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए